नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर 2023 के लिए पोषण और स्वास्थ्य के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक टीकाकरण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। टीकाकरण की हमारी ये डेमो क्लास 1 है और इससे संबंधित और जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे रिजल्ट गुरु के ऐप पर होंगी। तो सभी लोग इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा कि भाई वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे अपनी जानकारी से। सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है कि भाई वैक्सीनेशन जरूरी क्यों है या फिर टीकाकरण क्यों लगाया जाता है। ठीक है, टीकाकरण क्यों किया गया, ध्यान दीजिएगा, मेरी एक बात समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज जाननी होगी कि इंजेक्शन में जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, सुई के माध्यम से जो इंजेक्शन लगवाते हैं और टीकाकरण यदि हम करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है। एक बात है, एक विशेष जो अंतर है, ध्यान दीजिएगा, जो विशेष अंतर है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। अंतर किस चीज के लिए मैं अंतर बोल रहा हूं, किस चीज का अंतर। एक हमने इंजेक्शन लगवाया, ठीक है, हमें मान लीजिए बुखार आया, ठीक है, हमने क्या लगवाया भाई, उसके लिए इंजेक्शन लगवाया, ठीक है। और एक चीज है कि हमने किसी चीज के लिए किसी चीज का टीका लगवाया, यानी कि उसकी वैक्सीन लगवाई। तो दोनों में अंतर क्या है भाई, क्या अंतर है, देखिए समझिएगा। हमें मान लीजिए कोई बीमारी होती है तो हम उसके लिए क्या करवाते हैं, बीमार होने के बाद या बीमार होने पर हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं। मान लीजिए हमें क्या हुआ भाई कि मलेरिया हो गया, ठीक है, मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हो गया, डॉक्टर के हम पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि सर जी ये इंजेक्शन लगवा लीजिए, आप इसकी डोज है, इंजेक्शन लगवा लिए, हमने लगवा लिया। तो इंजेक्शन हमेशा तभी लगवाया जाता है जब हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन में अंतर क्या है, इंजेक्शन तब लगवाया जाता है जब हम बीमार हो जाते हैं, जबकि वैक्सीन या टीकाकरण एक प्रकार की वो प्रक्रिया है कि यदि हमें लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में हम इस बीमारी से पीड़ित हो जाएं, तो उस बीमारी से बचने के लिए पहले ही, यानी कि आप बोल सकते हो प्री टाइम पर यदि हम कोई दवाई अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं तो वो क्या होता है भाई, टीकाकरण होता है। यानी कि भविष्य में आने वाली बीमारी से पहले से हम जान लेते हैं कि भाई हो सकता है आगे चल के ऐसी बीमारी आएगी, तो बच्चे को आप पहले से एक वैक्सीन लगा दो, एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो जो कि वैक्सीन की तरह काम करेगा, ताकि आने वाले समय में उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो एक चीज है हमारा वैक्सीनेशन, यहां पर वही बात लिखी हुई है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। टीकाकरण एक स्वस्थ व्यक्ति में एक संक्रामक एजेंट को इंजेक्ट करने की प्रक्रिया है जो अक्सर हल्के रोग का कारण बनती है और उस व्यक्ति का भविष्य में गंभीर बीमारी से बचाती है। उदाहरण के तौर पर कोविड टीकाकरण, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कोविड टीकाकरण का एग्जाम्पल मैंने यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि रिसेंटली एक बहुत बड़ी महामारी आई, एक बहुत बड़ा पैंडेमिक हुआ, ठीक है, तो वो आपको याद है। एक बात बताइएगा, यदि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोविड हुआ हो, कोविड-19 हुआ हो, कोरोना हुआ हो, तो जिस टाइम पर आपको कोरोना हुआ था, डॉक्टर ने आपसे बोला होगा कि भैया जब कोरोना हुआ है उस टाइम पर वैक्सीन नहीं लगेगी, जब एकदम आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी कि टीकाकरण उसी व्यक्ति के लिए हमेशा जरूरी होता है जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, ठीक है। यहां पर एक लाइन लिखी है, टीकाकरण हमेशा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, जिस व्यक्ति को बुखार नहीं आ रहा है, जिसकी तबीयत खराब नहीं है, उस व्यक्ति के लिए टीकाकरण होगा। और यदि बुखार आ रहा है तो पहले क्या करेंगे, हम इंजेक्शन लगवा करके बुखार को सही करवाएंगे, जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तब जाकर के वैक्सीनेशन होगा, ठीक है। कोविड-19 में जो हमने क्या बोलते हैं, पहले हमें मान लीजिए कोविड-19 का बुखार आया, कोविड-19 में जो हमारी तबीयत खराब होती है, हमें बुखार आया, तो हमने क्या किया, डोलो 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 एक टैबलेट चली थी वो खाई हमने, ठीक है, बहुत सारी दुनिया भर की टैबलेट खाई, भाप ली, जब हम स्वस्थ हो गए तो उसके कुछ दिनों के बाद हमने वैक्सीन लगवाई, ठीक है। ऐसे ही अन्य बीमारियों में होता है कि जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तब जाकर के हम क्या करवाएंगे, टीकाकरण करवाएंगे। अर्थात जो मुख्य अंतर है एक साधारण इंजेक्शन लगवाने में और वैक्सीनेशन में, वो यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। इसके अलावा और चीज पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज लिखा हुआ है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत में टीकाकरण या वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, नेशनल नेशनल वैक्सीनेशन
डे मनाते हैं। हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे को 16 मार्च को, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। क्यों? ताकि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा सके। बहुत दुनिया भर की बहुत सारी वैक्सीन है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस सी की हो, पोलियो की हो, चेचक का टीका हो, बहुत सारे ऐसे आपको डीटीपी है, वीसीजी है, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, टीके देखने को मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करेंगे। टीकाकरण तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे पढ़िएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहाँ लिखा है टीके जो हैं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का संबंध है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम, आपने कोविड के टाइम पर बहुत बार, कोरोना के टाइम पर बहुत बार एक वर्ड सुना होगा कि भाई आपके शरीर का यदि इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप जल्दी रिकवर कर लेंगे, आप अधिक दिन तक बीमार नहीं रहेंगे। इम्यून सिस्टम का मतलब हमारे शरीर की वो प्रतिरक्षा प्रणाली, वो शक्ति, हमारे शरीर की वो शक्ति जो हमें रोगों से लड़ने के लायक बनाती है, वो होता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है टीके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से सक्रिय करके काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर है, ठीक है, उस व्यक्ति का मान लीजिए शरीर कमजोर है, नेचुरली भगवान ने उसको ऐसा शरीर नहीं दिया कि भाई वो बीमारियों से लड़ सके, तो क्या करेगा, तो इंसानों ने क्या किया, टीके बना दिए। टीके से क्या होता, उसका प्रतिरक्षा प्रणाली, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया। अब यदि बीमारी आएगी तो वो उसको क्या है, झेल लेगा, अर्थात वो बीमार नहीं हो पाएगा। तो यही काम टीके का है। इस तरह संक्रामक रोगों से शरीर की सुरक्षा होती है। इसके अलावा एक इम्यूनोजेन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके सक्रियण का कारण बनता है। कारण कौन बनेगा, इम्यूनोजेन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। कौन करेगा भाई, वो कौन करेगा, हमारी वैक्सीन करेगी। ठीक है, चलिए यहां पर एक पॉइंट लिखा है, टीकाकरण से तात्पर्य एक संक्रामक एजेंट के साथ प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं की उत्तेजना से है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि टीकाकरण हो रहा है, यदि टीकाकरण करवाया जा रहा है, तो शरीर के अंदर जो भी हमने यदि टीका लगवाया, हमने दवाई शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाई, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा, वो संक्रामक एजेंट के रूप में एक्ट करेगा और आपकी समस्त बीमारियों को दूर करेगा, क्योंकि आपके इम्यूनाइजेशन सिस्टम को वो अच्छा कर देगा, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को वो अच्छा कर देगा। यहाँ पर एक लाइन और लिखी, वो पढ़िएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, आप बता सकते हैं कि भाई ये किस चीज की तस्वीर है। जब किसी व्यक्ति को चेचक हो जाता है, चेचक जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बड़ी माता भी बोल देते हो, ठीक है, बड़ी माता बोल देते हो, जिसको आप चिकन पॉक्स बोल देते हो, ठीक है, चिकन पॉक्स बोल देते हो, ठीक है, चेहरे पर कुछ इस तरीके से चितकबरे पड़ जाना, ये निशानी होती है चेचक की। ठीक है, और चेचक के लिए एक और चीज है, यदि व्यक्ति को कभी जीवन में एक बार चेचक हो जाता है तो दोबारा कभी भी उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा। यदि किसी को एक बार, आप बोलते हैं ना, हिंदी अपन गांव की भाषा में बोलते हैं कि भाई माता निकल आई है, ठीक है, तो यदि एक बार बड़ी माता, यानी कि चेचक जो जिसको हम बड़ी माता बोल रहे हैं, चिकन पॉक्स बोल रहे हैं, यदि ये चीज एक बार हो जाएगा तो दोबारा कभी नहीं होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक बार होता है हमेशा, ठीक है, दोबारा कभी नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा, इसका जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, वेरी ओला वायरस। ठीक है, बड़ी माता का जो वायरस है वो वेरी ओला वायरस होता है, और यदि छोटी माता आती है तो उसको हम वेरी सेला वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेरी ओला वायरस क्या है, कारण है, चेचक का, चिकन पॉक्स होने का जो कारण है वो एक प्रकार का विषाणु है, एक प्रकार का वायरस है। कौन सा वायरस है, वेरी ओला वायरस है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया, ये उसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे टीकाकरण के बारे में थोड़ी सी और पॉइंट पढ़ेंगे। लिखा है अधिकांश टीके मरीज को बीमारी होने से पहले ही लगाए जाते हैं। ये पॉइंट हम पहले बता चुके हैं। यह प्रशासन भविष्य की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि कुछ टीकों का प्रशासन रोगी को बीमारी होने के बाद होता है। ठीक है, उदाहरण है चेचक के संपर्क में आने के बाद टीके लगाए जाते हैं। इस तरह यह या तो चेचक से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है या गंभीरता को कम करता है। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश केसेस में क्या होता है कि टीके जो होते हैं वो बीमार होने से पहले ही लगवा लिए जाते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए। लेकिन चेचक के केस में अधिकांशतः क्या होगा कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उसका वो टीका लगवाता है, तो उससे क्या होगा, या तो व्यक्ति का जो खतरा है चेचक का वो कम हो जाएगा या फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। लेकिन अधिकांश केसेस में टीके हमेशा पहले लगवाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को यदि टीके लग रहे हैं
तो बच्चे नवजात, आपने देखा होगा कि बिल्कुल नवजात शिशु होता है, कुछ दिनों के बाद से ही उसको टीके लगने प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात भविष्य का सोच करके टीकों को लगाया जाता है। कुछ और चीज जानने का प्रयास करेंगे टीकों के बारे में। देखिए यहां पर क्या है, जो टीके हैं, जो वैक्सीन है, एक कितने प्रकार की होती है, ठीक है, वैक्सीनेशन के कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एक एक करके अलग अलग प्रकार की वैक्सीनें पढ़ेंगे कि भाई वैक्सीन इतने इतने टाइप की होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं जीवित क्षीण टीका होता है, निष्क्रिय टीके होते हैं, यानी कि जो सही तरीके से जो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, जो अपने आप को निष्क्रिय तरीके से रखेंगे, यानी कि बंद करके रखेंगे, वो निष्क्रिय टीके हो जाएंगे, ठीक है। पॉलीसेकेराइड टीके होते हैं, संयुग्म टीके होते हैं, ठीक है। टॉक्साइड टीके होते हैं जिनके अंदर कुछ विष वगैरह पाया जाएगा, जहर पाया जाएगा, तो वो टॉक्साइड टीके हो जाएंगे। एक एक करके पढ़ेंगे कितने प्रकार के टीके मौजूद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अभी तक मैंने जो पढ़ाया करीबन कितने मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अभी खाली आपको इतना बताया कि भाई टीका होता क्या है, ठीक है, और ये चीज जानना बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन होती क्या है ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, किताबों में लिखी हुई है बहुत सारी बातें, लेकिन स्पष्ट तरीके से देखने को नहीं मिलता, तो हमें पता ही नहीं होता कि भाई वैक्सीनेशन क्या है, व्हाट इज वैक्सीनेशन, हम जान ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ बातें बताई। यहाँ पर जो टीकों के प्रकार हैं, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन अधिकांश केस में नहीं आता है। जो आएगा टीकों से संबंधित वो क्या आएगा, वो क्लास शुरू करने से मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस बीमारी के लिए कौन सा टीका लगता है, भारत में पहला टीका कब बना, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि भाई कोई टीके का नाम दे दिया, उसको फुल फॉर्म पूछ लिया, या फिर भारत में बहुत सारे टीकाकरण के कार्यक्रम हुए, उनकी डेट पूछ ली, किस मंत्रालय ने चालू करवाया ये पूछ लिया, किस राज्य ने चालू करवाया ये पूछ लिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन टीकाकरण के कार्यक्रम से या टीकों से बनते हैं, यानी वैक्सीनेशन से बनते हैं। फिलहाल हमें हर चीज जाननी है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज समझनी होगी, तो इसको ही पढ़िएगा कि भाई टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले एक प्रकार का टीका होता है जिसको हम बोलते हैं जीवित क्षीण टीके। भाई क्या मतलब है इसका, यहाँ पे लिखा है वे कमजोर रूप में एक रोगाणु का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रोगाणु, एक वर्ड आया रोगाणु, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, जम्स बोलते हैं। अब कई लोगों को पता नहीं होगा जम्स क्या है। देखिए हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो वायरस के माध्यम से हो यानी कि विषाणु के माध्यम से हो, चाहे वो क्या बोलते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के माध्यम से हो, चाहे वो परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के माध्यम से हो, ठीक है, या चाहे वो फंगस यानी कि कवक के माध्यम से हो, ठीक है। अधिकांश बीमारियों में जो क्या बोलते हैं समस्या उत्पन्न होगी, उसकी शुरुआत रोगाणु से ही होती है, यानी कि जम्स से होती है, ठीक है। अब ये जो रोगाणु है कई दफा तो नेगेटिव काम करता है, हमारे शरीर में नकारात्मक काम करेगा। यदि हम बीमार हो रहे हैं इस रोगाणु के माध्यम से, तो वो हमारे शरीर में नकारात्मक काम कर रहा है। लेकिन कई दफा यही रोगाणु आपके लिए पॉजिटिव काम करता है, जैसे कि आपके शरीर में पेट के अंदर मौजूद जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया आपके पेट में मौजूद रहता है, आप बोलते हैं ना पेट में कीड़े रहते हैं, तो पेट के जो कीड़े होते हैं वो करते क्या है भाई, वो पेट के कीड़े, वो जीवाणु, वो बैक्टीरिया आपके खाने को पचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। आप जो खाना खाते हो ना वो अपने आप नहीं पच जाता है, अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं आपके पेट के अंदर, ठीक है, वो अंदर अपनी मशीन चलाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अर्थात बैक्टीरिया जो होता है, कुछ जम्स आपके, कुछ रोगाणु आपके शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, वो आपके सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करते हैं। तो हर रोगाणु आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन समटाइम्स ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाता है, यानी कि नेगेटिव काम करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई जीवित क्षीण टीका है तो वो हमेशा एक रोगाणु का उपयोग करेगा, अर्थात जिस रोगाणु के माध्यम से परेशानी हुई है उस रोगाणु का उपयोग करके वैक्सीन बनाई जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी दुनिया में वैक्सीन बनती कैसी है, यदि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति कोई मान लीजिए जहर है, ठीक है, कोई जहर है, तो वो उसी जहर का उपयोग करके उनका एंटी आप बोल सकते हो डोज बना करके उपयोग करेंगे और वैक्सीन हमारी बन करके तैयार हो जाएगी, है ना। तो वो उसी रोगाणु का उपयोग करेंगे जिस रोगाणु से वो बीमारी पनपी है, वो कहलाता है जीवित क्षीण टीके। निष्क्रिय टीके क्या होते हैं, वे रोगाणु के मारे गए संस्करण का उपयोग करते हैं, अर्थात रोगाणु ने जिन चीजों को मार दिया है, शरीर के अंदर जिन सेल्स को मार दिया, वो उनका उपयोग करके यदि कोई टीका बनाया गया तो उसको हम निष्क्रिय टीके बोलेंगे। निष्क्रिय टीके क्या है, क्योंकि यहाँ पर मारे गए यानी कि खत्म हुए चीजों का हम उपयोग करके टीका बना रहे हैं, वैक्सीनेशन बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, तो वो निष्क्रिय टीका कहलाएगा। सब यूनिट, पुनः संयोजक, पॉलीसैकेराइड या फिर संयुग्म टीके एक ही प्रकार के टीके हैं। इनका मतलब क्या होता है, ऐसे टीके
केवल रोगाणु के यानी कि जर्म्स के विशेष टुकड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे इसके आवरण, इसके प्रोटीन और चीनी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे रोगाणु पाए जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स पाए जाते हैं। यदि उन रोगाणुओं का कुछ हिस्सा लेकर के वैक्सीन बनाई जा रही है तो वो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन या फिर संयुग वैक्सीन या फिर आप बोल सकते हो संयुग टीका कहलाएगा। ठीक है, क्या इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है कि उन विशेष टुकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जो जैसे कि हमारे एक रोगाणु का आवरण क्या है, रोगाणु का प्रोटीन क्या है, या फिर उसके अंदर शुगर की मात्रा क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों से यदि आप क्या है वैक्सीन बना रहे हैं तो वो क्या है पॉलीसैकेराइड या फिर संयोजक या सब यूनिट वैक्सीन कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे लिखा है टॉक्साइड टीके, यानी कि टॉक्साइड वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि रोगाणु के विष से कुछ ऐसे जर्म्स हैं जिनके अंदर विष यानी कि पॉइजन पाया जाता है, तो पॉइजन के माध्यम से, रोगाणु के यानी कि जर्म्स के पॉइजन के माध्यम से यदि वैक्सीन तैयार की जा रही है तो वो टॉक्साइड वैक्सीन कहलाएगी, टॉक्साइड टीका कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मेरी ख्याल से जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं उनका शब्दों का जो रिलेशन है उनके उनके कंटेंट के साथ में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं और शब्द का कंटेंट मान लो या हेडिंग ये लिखी हुई है, तो इतना इंटर कनेक्शन वाला, इतना मतलब कि मिला जुला रिश्ता है इनका कि आप शायद खाली यहाँ पे पढ़ भी लेंगे ना, मैं नहीं बोलूंगा तब भी आप इनको समझ जाओगे। ठीक है, तो एकदम आसान सी चीज है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है mRNA। ठीक है, जो RNA होता है उसमें उसी से संबंधित है mRNA टीके। ऐसे टीके मैसेंजर RNA का उपयोग करते हैं। ठीक है, संदेश वाहक RNA कोशिकाओं को रोगाणु प्रोटीन बनाने के निर्देश प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने राइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ा हुआ है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक क्या RNA होता है, शरीर के अंदर हमारे RNA DNA दोनों मौजूद रहते हैं। और यदि हमें RNA बढ़िया चाहिए तो चने के लिए, यदि आपने चना होता है आप जानते होंगे, एक जिसको आप ग्राम बोलते हो, उसकी जड़ों में भी RNA बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझना हमको कि जो RNA है, ठीक है, RNA का एक रूप होता है mRNA, जिसको हम मैसेंजर RNA बोलते हैं। मैसेंजर का मतलब क्या होता है? संदेश पहुंचाने वाला। ठीक है, मैसेज का मतलब क्या होता है? संदेश। ठीक है, तो मैसेंजर क्या होगा? संदेश पहुंचाने वाला। एक ऐसा RNA जो संदेश वाहक है अन्य कोशिकाओं के लिए, अर्थात आप बोल सकते हैं कि वो टीके जो mRNA का उपयोग करके बनाए जाते हैं वो कौन से हैं? वो मैसेंजर mRNA टीके हैं। इसमें होता क्या है, जो संदेश वाहक RNA है वो कोशिकाओं को रोगाणु प्रोटीन बनाने का निर्देश प्रदान करता है, यानी कि संदेश भेजता है। ठीक है, तो यदि इससे बना हुआ होगा तो उसको हम mRNA टीके बोलेंगे। वायरल वेक्टर टीके क्या होते हैं? ऐसे टीके आनुवांशिक सामग्री का उपयोग करते हैं, वे कोशिकाओं को रोगाणु प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वायरल वेक्टर टीका क्या होगा? जो जेनेटिक्स का उपयोग करेगा, जो मतलब कि एक कोई रोगाणु है और रोगाणु से पहले संबंधित कोई दूसरा रोगाणु रहा हो। मान लो एक रोगाणु की ही पीढ़ी का, उसी की प्रजाति का कोई दूसरा मान लीजिएगा रोगाणु रहा हो और उसका यदि वो उपयोग कर रहा है, ठीक है, उसका यदि वो उपयोग कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आनुवंशिक। मान लीजिए आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स का मतलब मैं हूं, मेरे फादर हैं, या फिर आप हैं, आपके फादर हैं, आपके मदर है। तो यदि आपकी जानकारी वो आपके मदर से ले रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके सैंपल से ले रहे हैं, तो अर्थात क्या होगा कि वो जेनेटिक्स का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रोगाणु से संबंधित हमें तो कोई वैक्सीन बनानी है और एक रोगाणु की उसकी क्या बोलते हैं सैंपल ना लेकर के उस दूसरे रोगाणु के आनुवांशिक संबंधों का उपयोग किया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वायरल वेक्टर टीका। ठीक है, या फिर वायरल वेक्टर वैक्सीनेशन। ये करता क्या है? वो कोशिका को रोगाणु प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो ये हमने क्या पढ़ा भाई? वैक्सीन के जो प्रकार हैं वो पढ़ लिए। करीबन 6 प्रकार की वैक्सीन है, अलग अलग प्रकार की होती है, वो सारे पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे भारत में अलग अलग प्रकार की वैक्सीन कब कैसे शुरू की गई, एक एक करके हम शुरू करेंगे। चलिए
तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, बीमारियां और उनके टीके। भारत में बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, उनके टीके चलते हैं। तो दो तीन बीमारियों के टीकों के बारे में और बीमारियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी बीमारियों के सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे कि भाई एक बीमारी के अंदर कौन कौन सा टीका आता है। तो सबसे पहले हमें चर्चा करनी है, ठीक है, चेचक निरोध वैक्सीन का। यानी चेचक का मतलब हमारा जो चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हम बड़ी माता बोलते हैं, उसके लिए जो टीका बनाया गया था वो पूरे विश्व में पहला टीका बनाया गया था, पहली वैक्सीन बनाई गई थी, इसलिए मैंने इसका नाम टॉप पे रखा। यहाँ पर इसके भी पहले एक हेडिंग डली है, विषाणु जन्य वैक्सीन। विषाणु जन्य वैक्सीन फॉर वायरस डिसीज, एक क्यों लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। जो चेचक होता है ना, ये वायरस के माध्यम से, ये वायरस के माध्यम से यानी कि विषाणु के माध्यम से होने वाला रोग है, ठीक है, होने वाला क्या है भाई, रोग है। एक वायरस के माध्यम से होने वाला रोग है कौन सा, चेचक। इसलिए यहां पर मैंने एक हेडिंग डाली है, विषाणु जन्य वैक्सीन या फिर वैक्सीन फॉर वायरस डिसीजेस, ठीक है। तो चेचक निरोध वैक्सीन के बारे में इतना जानना चाहूंगा कि सबसे पहले पूरे दुनिया में सबसे पहले यदि कोई टीका बना था तो वो चेचक का टीका बना था, जो कि एडवर्ड जेनर ने बनाया था, ठीक है। 1796 में 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर ने निर्माण किया था किसका, चेचक के टीके का, जो कि पहला टीका था। इसलिए सबसे पहले मैंने यहीं पर इसको लिख दिया। यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है चिकन पॉक्स डिसीज, ठीक है, चिकन पॉक्स वैक्सीन लिखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स लिखा है शायद, हाँ स्मॉल पॉक्स लिखा है। चिकन पॉक्स बोलते हैं बड़ी माता को, छोटी माता को स्मॉल पॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वैक्सीन है, एक फोटो लगा दी ताकि थोड़ी सी आपको देखने में आनंद आता रहे, ठीक है। यहाँ लिखा है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1796 में की थी। चेचक का टीका दुनिया का पहला टीका है। लेकिन हम बात करेंगे भारत में कब आया, तो भारत में शुरुआत हुई थी 1802 में, 1802 में। ध्यान दीजिएगा, भारत में चेचक के टीके की पहली खुराक यानी कि पहली जो इसकी डोज थी वो 1802 में आई थी। और वो एक व्यक्ति थे, बॉम्बे लिखा है, बॉम्बे जिसको अब मुंबई बोलते हैं, यहाँ की 3 साल की बच्ची थी अन्ना डस्ट हॉल। ध्यान दीजिएगा, चेचक की पहली वैक्सीन भारत के अंदर 1802 में मिली, ठीक है। 1802 में पहली बार चेचक की पहली वैक्सीन लगी। किसको लगी, अन्ना डस्ट हॉल नाम की एक अंग्रेज लड़की थी, मात्र 3 साल की थी, ठीक है। वो पहली लड़की थी भारत की जिसको एक क्या है वैक्सीन लगी थी, ध्यान देंगे, ठीक है। लिखा है 14 जून 1802 को चेचक का टीका पाने वाली भारत की पहली व्यक्ति बनी, कौन बनी, अन्ना डस्ट हॉल बनी, ठीक है, अन्ना डस्ट हॉल बनी। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक पॉइंट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक कई बार पूछ लिए जाते हैं, ध्यान देखिए, ये तो हमेशा पूछा जाता है कि भाई एडवर्ड जेनर कौन है, ठीक है, या फिर चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, या दुनिया का पहला टीका कौन सा है, ठीक है, किस साल उनने आविष्कार किया। लेकिन जो नीचे वाली लाइन लिखी है अन्ना डस्ट हॉल वाली, ये जनरली तो नहीं पूछी गई है, फिर भी लेकिन सामान्य ज्ञान के लिए यदि आपने जान लिया या मैंने बता दिया तो क्या बुराई है, ठीक है, जान लीजिएगा। क्योंकि चेचक का टीका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में सबसे पहले चेचक का टीका आया था। किसको लगा, अन्ना डस्ट हॉल को लगा, जो कि 3 साल की बच्ची है मुंबई की। कब लगा, ये लगा जून 1700, कौन से जून, 14 जून 1802 में, ठीक है, 14 जून 1802 में, जबकि वैक्सीन बनी थी 1796 में। पॉइंट आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। अच्छा, अभी तो मैंने खाली बताया कि जो चिकन पॉक्स है, जो हमारा आप बोल सकते हो चेचक है, उसके बारे में जानकारी दी कि टीका कब आया। भाई वैक्सीन कौन सी लगती है, ठीक है, टीका कौन सा लगता है, ठीक है, ये पॉइंट जानना भी तो बहुत जरूरी है। वायरस कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है चिकन पॉक्स का टीका किस उम्र में दिया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप सबको बताया है कि वेरिओला, दो वायरस होते हैं, एक वेरिओला वायरस होता है जो कि बड़ी माता के लिए होता है, और वेरिसेला वायरस जो होता है वो छोटी माता के लिए होता है, ठीक है। तो वेरिसेला वायरस के लिए यहाँ जानकारी मैंने लिखी है कि वेरिसेला वायरस से यदि मुक्ति पानी है तो ध्यान दीजिएगा, वेरी काला यानी कि चिकन पॉक्स वैक्सीन के नाम से मशहूर है। खैर 2-3 नाम से इसकी वैक्सीन चलती है, वेरी काला भी चलती है, ठीक है, और 1-2 वैक्सीन और भी हैं अलग अलग नामों से। मैंने एक वैक्सीन का नाम यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। जनरली इसको आप चेचक के टीके के नाम से प्रसिद्ध है, मैंने वैक्सीन का नाम आपको जनरली ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पर नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है उम्र, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चेचक का जो टीका है, चेचक की जो वैक्सीन है,
वो कितने महीने के बच्चे को लगती है, किस टाइम पर लगती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चों को नियमित रूप से पहली खुराक 12 से 15 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में देने की सलाह दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा जो भारत का स्वास्थ्य सिस्टम है या फिर हेल्थ सिस्टम है, भारत का जो मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि भाई जब बच्चा आपका 12 से 15 महीने का हो जाएगा तो पहली खुराक दीजिएगा, दूसरी खुराक देंगे आप तब जब करीबन कितने साल का हो जाएगा, 4 से 6 साल का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक यह उम्र है किसके, जब आपको चिकन पॉक्स का टीका देना हो। तो एक चीज डिसीज समझ में आ गई, एक क्लियर हो गया होगा। अगले की हम बात करेंगे, तपेदिक टीबी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है, बहुत ज्यादा उपयोग की जाने वाली वैक्सीन है। क्या है इसका, पढ़िएगा। देखिए, तपेदिक टीबी एक जीवाणु जनित बीमारी है। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जो चेचक था वो वायरस से होता था। ठीक है, यानी कि विषाणु से होता था, लेकिन जो टीबी है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एक जीवाणु जनित बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, कई बार आपको लाइव क्लास में ये चीज बताई गई है कि क्वेश्चन जब हमने कराया तो कई बार बताया कि भाई फेफड़ों को करता है प्रभावित कौन, फेफड़ों को करता है भाई हमारा ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। ठीक है, इसी तरीके से कई बार बताया है कि जो टाइफाइड होता है वो आंत को प्रभावित करता है। अलग अलग बीमारियां हैं सबकी। ठीक है, अलग अलग तरीका है सबका। यह रोग बीसीजी के टीके के जरिए आपके शिशु को टीबी के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीसीजी का टीका है एक प्रकार का कॉमन टीका है। ठीक है, बीसीजी का जो टीका होता है एक प्रकार का संयुक्त टीका है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस टीके को लगवा करके इस बीमारी से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो बीसीजी का टीका यूज होगा कहां पर होगा भाई, टीबी यानी कि तपेदिक या फिर आप बोल सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांशतः संक्रमित चीजों को छूने की वजह से फैलती है। मान लीजिएगा हॉस्पिटल में बहुत सारा स्टाफ काम करता है, वो लोग कई प्रकार की ब्लेड्स का उपयोग करते हैं, कई प्रकार की सिरिंजों का उपयोग करते हैं। यदि मान लीजिए एक संक्रमित व्यक्ति को एक सिरिंज यानी कि इंजेक्शन को लगाने वाली सिरिंज या फिर एक सुई लगाई गई और वो सुई मान लीजिए फेंक ना पाए और किसी व्यक्ति को, किसी स्वस्थ व्यक्ति को टच हो गई, तो ऐसे केस में उसको हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी होने का खतरा होता है। इसके अलावा मेरी बात सुनिएगा, यदि मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बना लिए, जनरली संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने पर एड्स होने का खतरा होता है, लेकिन कई दफा हेपेटाइटिस बी या सी होने का खतरा भी होता है। खैर, एड्स बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हो जाता है, मतलब कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हेपेटाइटिस बी या सी टाइम से यदि दिखवा लिया गया तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, संक्रमित चीजें मतलब चाहे वो गंदगी में आप रह रहे हो, ठीक है, चाहे आप गंदी चीजें खा रहे हो, संक्रमित या इन्फेक्टेड चीजें यदि आप खाओगे पियोगे तो क्या होता है, इसका हेपेटाइटिस बी या सी होने का खतरा रहता है। इसके लिए क्या उपाय है, देखिएगा। हेपेटाइटिस जो है वो यकृत यानी कि लीवर का इन्फेक्शन है। इसमें यदि सबसे ज्यादा कोई चीज इन्फेक्ट करती है तो वो लीवर करती है, यानी कि यकृत, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमें पता होना चाहिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई, लीवर होती है, जिसको हम यकृत बोलते हैं। ठीक है, और इसी का इन्फेक्शन है कौन सा, हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, विषाणु है, यानी कि एक प्रकार का वायरस है। यह जीवन में आगे यकृत का गंभीर रोग बन सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस विषाणु का केवल एक प्रकार है जो कि जन्म के समय संक्रमित खून के जरिए मां से शिशु तक पहुंच सकता है। ध्यान दीजिएगा, जन्म यहाँ पर एक लाइन जो मैंने नहीं बताई थी, यदि मान लीजिए एक महिला है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, एक प्रेग्नेंट है, और यदि वो किसी कारण से हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हो जाती है या फिर संक्रमित हो जाती है हेपेटाइटिस बी वायरस के माध्यम से, तो होने वाले बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है, और कई केस ऐसे आ चुके हैं। ठीक है,
नवजात शिशु आते ही हेपेटाइटिस बी से पीड़ित रहा क्योंकि उसकी मां को ये बीमारी थी। ठीक है, तो ये चीज यानी कि आपको क्या जेनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो कई बार आगे ही पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए उपाय है, बहुत सारी इसकी वैक्सीन चलती हैं, उन वैक्सीन का उपयोग करके इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इनफैक्ट यदि आप हॉस्पिटल में जॉब करने जाते हो ना, तो सबसे पहले आप यदि ज्वाइन करते हो तो हमेशा आपको क्या किया जाएगा, हेपेटाइटिस बी या सी की वैक्सीन लगवाई ही जाएगी। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं पोलियो की। पोलियो एक बहुत मतलब खतरनाक बीमारी रही है आज से कुछ साल पहले। यदि कुपोषण, माइल्ड न्यूट्रिशन हुआ तो बच्चे एकदम लंगड़े लूड़े, मतलब लंगड़े लूड़े तो नहीं बोलेंगे, मतलब सूखे हुए बोल सकते हो, क्वार्शी योरकर या फिर मरम्मत से पीड़ित बच्चे पैदा हो रहे थे। पोलियो का संबंध भी उन्हीं में से एक है कि भाई टांगे बहुत पतली हो जाना, हाथ पैर बहुत पतले हो जाना, शरीर बहुत पतला हो जाना। तो पोलियो की खुराक अधिकांशतः छोटे बच्चों को दी जाने लगी और एक बहुत बड़ा आविष्कार भी हुआ। ध्यान दीजिएगा, लिखा है पोलियो पोलियो को वायरस पोलियो को वायरस मस्तिष्क और पोलियो का वायरस है, यहाँ पे पोलियो का वायरस जो है वो मस्तिष्क और मेरुदंड की नसों के ऊतकों पर हमला करता है। ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट तो आपको ये जानना होगा कि जो पोलियो बीमारी है, ठीक है, वो वो जीवाणु के माध्यम से होती है या फिर विषाणु के माध्यम से होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वायरस से होने वाली यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है, क्या है, विषाणु के माध्यम से होने वाली बीमारी है। पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, और दो तीन चीजें बीमारी के संबंध में याद रखा करिए। ठीक है, कि भाई वो किस चीज को अफेक्ट करेगी, यदि बीमारी हो रही है तो उसका सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा। तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि मस्तिष्क और मेरुदंड की नसों के जो टिश्यूज हैं, उसके जो ऊतक हैं, उन पर हमला करता है कौन, पोलियो, और लकवे का कारण बन सकता है। कई बार क्या बोलते हैं, पोलियो के चलते इंसान को लकवा भी लकवा, मतलब कि आपने देखा होगा बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है और कई दिनों तक, कई सालों तक सुन्न रहती है, उसको हम लकवा बोलते हैं। ठीक है, पैरालिसिस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरालिसिस बोलते हैं, लकवे को पैरालिसिस बोलते हैं। तो पैरालिसिस का कई बार कारण पोलियो भी होता है, मतलब कि उसका जो मेरुदंड हुआ, ठीक है, उसका जो मस्तिष्क हुआ, यहाँ के टिश्यूज डैमेज हो गए, ठीक है, या टिश्यूज इसके खराब हो गए, तो कई बार उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, लकवे का एक कारण पोलियो वायरस भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह संक्रमित व्यक्ति के मल, बलगम या थूक के संपर्क में आने से फैलता है। आपके बच्चे को पोलियो की ओरल ड्रॉप्स, जिसको हम ओपीवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपीवी बोलते हैं, या फिर इंजेक्शन होता है आईपीवी। ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से दिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोलियो से बचने का एक उपाय है, जो कि पोलियो का जब टीके का विकास हुआ या फिर इसका क्या बोलते हैं जन्म हुआ, तो दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई कि भाई चलो पोलियो जैसी बीमारी से निजात मिल जाएगा। आज के केस में पोलियो से बहुत कम बच्चे, बहुत कम लोग पीड़ित होते हैं। उसका एक कारण है कि भाई जन्म से ही, जैसे ही उनका जन्म होता है कुछ दिनों के बाद उनको पोलियो की वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, वैक्सीन में ध्यान दीजिएगा, दो नाम याद रखना है, एक होता है ओपीवी। ओपीवी का मतलब क्या है भाई, हम जो ओरल दे रहे हैं, ओरल ड्रॉप्स दे रहे हैं। ठीक है, जो ओरल ड्रॉप्स दे रहे हैं यानी कि जो मुंह के माध्यम से, आपने देखा होगा ना, पोलियो की 2 बूंद जरूरी बोलते हैं ना, पोलियो की जो 2 बूंद देते हैं ना, तो बूंद जो है वो इंजेक्शन के माध्यम से तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से तो दे नहीं देंगे, मुंह के माध्यम से देंगे। और यदि कोई भी चीज मुंह के माध्यम से दी जा रही है तो वो ओरल ड्रॉप्स, ओरल कहलाएगी, है ना, जो भी चीज मुंह से करी जा रही है वो ओरल कहलाती है। तो ओरल जो हमें ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, जो मुंह से हमें बूंदें दी जा रही है, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, पोलियो, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं इसका, पता होगा आपको। ठीक है, तो वो ओपीवी कहलाता है, जबकि आईपीवी क्या होता है, एक प्रकार का इंजेक्ट, आई का क्या, वो इंजेक्ट कराना। ठीक है, शरीर के अंदर कोई चीज इंजेक्ट कराना इंजेक्शन के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा भाई, वो आप बोल देंगे उसको हम आईपीवी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक है 2 प्रकार की वैक्सीन, एक तरीके से संयुक्त रूप से यदि इनको हम जोड़ देंगे तो वो वैक्सीन यानी कि टीके का काम करती हैं। कौन, पोलियो के टीका के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा पोलियो का। चलिए, तो कुछ हमने डिटेल में पढ़ लिए, बाकी के जो टीके हैं उनके हम क्या बोलते हैं नाम पढ़ेंगे और किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का टीका हम अधिकांशतः यूज करते हैं किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। पहले पॉइंट में आपको बता चुका था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगला है हेपेटाइटिस ए का टीका। तो हेपेटाइटिस ए का टीका जो होगा वो हेपेटाइटिस ए के लिए यूज किया जाएगा।
बी का टीका बी के लिए यूज किया जाएगा। डीटीपी का यूज, डीटीपी का, डी से मतलब है यहाँ पे डिप्थीरिया, टी से मतलब टेटनस, और पी से मतलब हो जाएगा पार्ट्यूसिस, यानी जिसको हम काली खांसी बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, हम काली खांसी बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में पार्ट्यूसिस बोलते हैं। तो डी टी पी का थीरा, डीटीपी का जो टीका है, ठीक है, डीटीपी का जो टीका है वो हमेशा याद रखिएगा, वो डिप्थीरिया के लिए, टेटनस के लिए, पार्ट्यूसिस के लिए, काली खांसी के लिए, इन चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना भाई, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है कोई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। HIV, HIV नहीं है, HIV है, HIV का जो टीका होता है, मुझे लगा कि भाई HIV लिख दें, क्योंकि HIV जो होता है एक प्रकार का, एक क्या है, एक वायरस है। ठीक है, वायरस है। काय के लिए वायरस है भाई? एड्स का वायरस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर कहीं भी HIV लिखा हुआ है, मुझे पहले मैं देख नहीं पाया, तो मुझे लगा शायद HIV लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे HIV नहीं है, HIV लिखा हुआ है। HIV तो एक प्रकार का वायरस है, एड्स के लिए होता है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देंगे, कोई इसका मतलब नहीं फिलहाल इससे ना। HIV टीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये टीका का उपयोग हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो हमारे एक बीमारी होती है, ठीक है, शरीर को काफी ज्यादा अफेक्ट करने वाली बीमारी है, इसके लिए HIV का टीका उपयोग करेंगे। ठीक है, एक कौन सा है, MMR। ठीक है, ये टीका मैंने आपको बताया हुआ है कई कई बार, ठीक है, लाइव क्लास में। तो ध्यान दीजिए, खसरा जिसको हम मेजल्स बोलते हैं, मम्स जिसको हम कंठमाल का रोग बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, गलसुआ भी बोल देते हैं। ठीक है, गलसुआ बोल देते हैं, या फिर रुबेला। रुबेला एक खसरा है, रुबेला को हम खसरा बोलते हैं, जर्मन खसरा, जर्मनी में क्या बोलते हैं, जो खांसी का एक बड़ा रोग है उसको हम जर्मन खसरा बोलते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे शब्दों में रुबेला कहा गया है। ठीक है, कहा गया रुबेला। तो MMR वैक्सीन, ठीक है, MMR का मतलब क्या हुआ, एम से क्या हुआ भाई, एम से खसरा को हम मीजल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला एम हो गया। कंठमाल का रोग यानी जो गलसुआ होता है, इसको अंग्रेजी में मम्स कहा जाता है। ठीक है, मम्स कहा जाता है, इसलिए दूसरा एम हो गया। ठीक है, जो जर्मनी वाला खसरा है इसको रुबेला कहा जाता था, तो आर हो गया। तो MMR वैक्सीन इसके लिए उपयोग की जाती है, आपको बात क्लियर होगी। अगला है OPV, मैंने अभी अभी बताया, पोलियो के लिए, पोलियो की ओरल ड्रॉप्स OPV, और IPV पोलियो का इंजेक्शन। ठीक है, रोटा वायरस, आप जानते होंगे कि जिन बच्चों को डायरिया हो जाता है एक प्रकार का, मतलब कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का अधिकांशतः देखा जाएगा कि मतलब अतिसार हो गया, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, ठीक है, तबीयत खराब हो रही है, तो वो एक प्रकार का रोटा वायरस है, और इसके लिए रोटा वायरस की वैक्सीन आती है। ठीक है, टाइफाइड संयुग में कॉन्जुगेट टीका, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड के लिए अर्थात मोती झरे के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी थी हमारी आज की, क्या बोलते हैं, आज की इस क्लास की। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अधिकांश जो क्लासेस होंगी पेड क्लास, इसकी क्या बोलते हैं, थ्योरी क्लासेस की, वो हमारे एप्लीकेशन पर, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन पर होंगी। ठीक है, सभी लोग रिजल्ट गुरु के ऐप को डाउनलोड करिएगा। ठीक है, सभी लोग रिजल्ट गुरु के क्या है, ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि इससे संबंधित आपके मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर से संबंधित जो भी क्लासेस होंगी, वो अधिकांश क्लासेस किसमें होंगी, क्या बोलते हैं, हमारे इस ऐप में होंगी। ठीक है, रिजल्ट गुरु ऐप में, गूगल प्ले स्टोर पर आप रिजल्ट गुरु सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा, इस ऐप पर क्लासेस होंगी। ठीक है, जो भी संबंधित जानकारी होगी वो आपको अलग से दे दी जाएगी। तो जरूर हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका हमारी तरफ से थैंक यू है। ठीक है, और यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल रिजल्ट गुरु को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।